प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 23 और तिथि यानी डेट है 6 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष या समूह के नाम हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज व्याकरण में हमें पढ़ना है संज्ञा। जैसे कि हमने अभी यहाँ बहुत सारे नाम पढ़े, जिनमें सुभद्रा एक व्यक्ति का नाम है, सुहास व्यक्ति का नाम है, मुंबई शहर का नाम है, ईडन गार्डन एक क्रिकेट मैदान का नाम है, महाभारत एक पुस्तक का नाम है, वेद व्यास जी व्यक्ति का नाम है। बचपन की तरह नादानी या बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी व्यक्ति झुंड बनाकर विद्यार्थी खड़े हैं। तो यहाँ पर जो जितने नाम लिए गए, मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा आदि और स्थान, पुस्तक आता है, ये सब व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है झुंड, विद्यार्थी और कक्षा, क्योंकि इनसे समूह का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक हैं या समूह के नाम है। और जहाँ बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा इस तरह के नाम है, वहाँ भाववाचक संज्ञा है। तो हमारी संज्ञा की परिभाषा ये हुई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए प्यारे बच्चों, कि यहाँ संज्ञा के 3 भेद दिए गए हैं। एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, यानी विशेष यानी खास होनी चाहिए, वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल एक प्रसिद्ध चीज़ का नाम है, एक महल है, वो मकबरा है, उसका नाम है। आगरा शहर का नाम है। कल्पना चावला एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, मतलब एक महिला है जो चांद पर गई थी, कल्पना चावला। कोलंबिया में थी, कोलंबिया एक जगह का नाम है। तो यहाँ इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पर किसी समूह या जाति का बोध होता है, तो वहाँ हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, आज का युवक कल का नेता है। तो यहाँ पर जो युवक और नेता है, ये जाति है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता, तो झुंड एक जाति का बोध करा रहा है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब है तीसरा भाववाचक संज्ञा, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध यहाँ पर भाव है, फीलिंग है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। तो बचपन और शर्मीलापन जो है, ये भाव है। उगते सूरज की लालिमा, देखो लालिमा भी एक भाव है। तो जहाँ फीलिंग शो हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जहाँ किसी झुंड या जाति का बोध होता हो, समूह का, वहाँ जातिवाचक संज्ञा। और जहाँ किसी खास व्यक्ति, विशेष वस्तु का होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको अभ्यास दिया गया है प्यारे बच्चों, ये सब कि रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान। तो यहाँ पर जहाँ भी अंडरलाइन है, जिन भी शब्द के नीचे, इनका हमें भेद बताना है कि ये संज्ञा के कौन से भेद हैं। आइए इनका उत्तर देखते हैं। तो ये हमारा जो अभ्यास था कि रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान करके हमें उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, एवरेस्ट पहला हमारा है कि एवरेस्ट नेपाल की सीमा है। तो यहाँ एवरेस्ट के नीचे अंडरलाइन है। तो एवरेस्ट एक प्रसिद्ध पर्वत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अब दूसरा है झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। झुंड से जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा है क्रोध अक्ल को खा जाता है, तो क्रोध एक भाव है, फीलिंग है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। चौथा हमारा है कि नारी की दशा देश का दृष्टिकोण पता चलता है, यानी नारी की दशा से, तो नारी और देश जो है जातिवाचक संज्ञा है। नारी से समस्त नारियों का बोध होता है, देश से समस्त देश का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पांचवा है ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई एक अवस्था है, और जहाँ कोई भाव या अवस्था का जिक्र हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। छठा है लाल किला दिल्ली में है, तो यहाँ पर लाल किला और दिल्ली हमें बताना है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये प्रसिद्ध जगह और वस्तु का नाम है। प्रश्न 7 है वो मतलब उत्तर 7वां है हमारा कि राहुल को गुस्सा आ गया, तो राहुल एक लड़के का नाम है या व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 8वां है मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ यहाँ जातिवाचक, क्योंकि एक पेड़ से हमें समस्त पेड़ों का बोध हो जाता है। 9वां है सदा सत्य बोलो, तो सत्य एक भाव है, फीलिंग है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। 10वां है वे बुढ़ापे से दुखी है, तो यहाँ बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह हमने व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा के भेदों को हमने समझा और पहचान भी की। तो इसी तरीके से आप भी कुछ अपने पाठ से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढ कर लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट यानी संज्ञा, उसके तीनों भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक अच्छे समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।